हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सतत या सममित आवेश वितरण के बारे में बात की थी कि सतत या सममित आवेश वितरण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। इस बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात कर ली थी कि सममित या सतत आवेश वितरण जो होता है वो तीन प्रकार का होता है: रेखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। वापस समझ लें कि सममित या सतत आवेश वितरण जो होता है वो तीन प्रकार का होता है: रेखिक आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। तो इस प्रकार से सममित आवेश या सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का हुआ। अब देखते हैं कि रेखिक आवेश वितरण क्या होता है, पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है और आयतन आवेश वितरण क्या होता है। समझे, ये एक वस्तु है। क्या है? ये एक वस्तु है एल लंबाई की। कितनी लंबाई की? एल लंबाई की। मैंने इस वस्तु को आवेश दिया और आवेश इस वस्तु की लंबाई पर फैल गया। किस पर फैल गया? लंबाई पर। अगर मैंने किसी वस्तु को आवेश दिया और आवेश उस वस्तु की लंबाई पर फैल गया तो उसे हम बोलते हैं रेखिक आवेश वितरण। यदि आवेश का वितरण किसी रेखा पर हो, अगर आवेश का वितरण केवल किसी वस्तु की रेखा पर मतलब वस्तु की लंबाई पर हो तो ऐसे वितरण को हम रेखिक आवेश वितरण कहते हैं। यदि आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश हो तो ऐसे वितरण को हम क्या कहते हैं? रेखिक आवेश वितरण कहते हैं। देखें, यदि रेखिक आवेश घनत्व, एक डेफिनेशन लिख लेंगे यहां से, रेखिक आवेश घनत्व जिसको हम व्यक्त करते हैं लैम्डा से। यदि रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा हो तो लैम्डा बराबर होता है Q/L। ये बड़ा काम का है आपका, ये चीज है काम की आपकी, रेखिक आवेश घनत्व। इसको ढंग से समझे आप लोग, रेखिक आवेश घनत्व। ठीक है, पहले मैंने आपको बोल दिया कि एक वस्तु को आवेश दिया और आवेश उस वस्तु की लंबाई पर फैल गया तो उसे अपन रेखिक सतत आवेश वितरण कहते हैं, रेखिक आवेश वितरण कहते हैं। यदि मैंने बोला कि एक वस्तु को मैंने आवेश दिया, Q आवेश दिया और उसका रेखिक आवेश घनत्व कितना हो? लैम्डा हो, तो लैम्डा बराबर होता है Q/L। होता क्या है ये? यदि L बराबर 1 मीटर हो तब लैम्डा बराबर क्या होगा? Q। यदि L बराबर 1 मीटर हो तो लैम्डा बराबर क्या होगा? Q। इसका मतलब क्या है समझिए, मैंने एक वस्तु को आवेश दिया और मैंने बोल दिया कि उसकी एकांक लंबाई में, मान लिया मैंने कि 5 मीटर की लंबाई है। कितनी मीटर की लंबाई? 5 मीटर की। और मैंने बोल दिया कि इसकी 1 मीटर की लंबाई पर आवेश कितना है? Q है। तो मैं आपसे बोलूं 5 मीटर की लंबाई पर आवेश कितना होगा? तो 1 मीटर की लंबाई का आवेश को मैंने प्रदर्शित किया है लैम्डा से, तो 5 मीटर लंबाई का आवेश कितना हो जाएगा? 5 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, 5 लैम्डा। तो एकांक लंबाई का अगर आपको आवेश पता होता है, अगर मैं सीधी सी बात बताऊं, अगर आपको एक पेन का मूल्य पता हो तो मैं आपसे बोलूं कितने ही पेन का मूल्य निकालो, आप एक पेन के मूल्य से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये चीज आपके गाउस के नियम में काम आई। ये ध्यान रखें कि अगर आपको एकांक लंबाई का आवेश, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई एक वस्तु है और एकांक लंबाई का आवेश कितना है? लैम्डा है, तो मैं उस वस्तु की लंबाई बता दूं तो आपको क्या करना है? उसका आवेश निकालना है, तो उसको एकांक लंबाई के आवेश मतलब लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे आप क्या कर लोगे? उसका आवेश निकाल लेंगे। वापस समझे, डेफिनेशन देते हैं कि रेखिक आवेश घनत्व होता क्या है। यदि
L बराबर कितना लिया मैंने, 1 मीटर। 1 मीटर की लंबाई पर जो आवेश उपस्थित होगा किसी वस्तु की, ये लंबाई है, उस वस्तु की एकांक लंबाई में, मतलब 1 मीटर की लंबाई में जो आवेश उपस्थित होता है उसे अपन रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को अपन रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। अब आगे देखें, पृष्ठ आवेश वितरण। पहला था रेखिक आवेश वितरण, एक विमीय, एक विमीय मतलब एक लंबाई, ठीक है। अब आ गया रेखिक पृष्ठ आवेश वितरण। अब पृष्ठ आवेश वितरण द्विविमीय, द्विविमीय मतलब दो दिशाएं, मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो अगर आवेश का वितरण, अगर हम किसी वस्तु को आवेश दें और आवेश उसके क्षेत्रफल पर फैल जाए, अगर किसी वस्तु को अपन आवेश दें और आवेश उसके क्षेत्रफल पर फैल जाए, लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल, तो द्विविमीय आवेश वितरण हो गया। तो यदि किसी वस्तु को हम आवेश दें और आवेश उसके क्षेत्रफल पर फैल जाए तो इस प्रकार के वितरण को अपन पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। फिर वही वाली बात, मैंने एक वस्तु का क्षेत्रफल दे दिया आपको और उसमें मैंने बोल दिया कि एकांक क्षेत्रफल का आवेश इतना है, तो पूरे क्षेत्रफल का आवेश कितना होगा। तो अगर आपको एकांक क्षेत्रफल का आवेश पता है तो आप संपूर्ण क्षेत्रफल का आवेश ज्ञात कर सकते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल का जो आवेश होता है, अर्थात पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व को अपन सिग्मा से व्यक्त करते हैं और सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A। सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, तब सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, Q। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब आप गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको यही बताया जाएगा कि एकांक क्षेत्रफल का आवेश कितना है या एकांक लंबाई का आवेश कितना है। जब अगर आपको एकांक क्षेत्रफल या एकांक लंबाई का आवेश पता होगा तो आपको कितनी ही लंबाई दे दें आप आवेश निकाल सकते हो। ऐसे ही आप कितना ही क्षेत्रफल दे दें उसका भी आप आवेश ज्ञात कर सकते हैं। वही वाली बात कि एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल का जो आवेश होगा उसे अपन रेखिक आवेश घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, एकांक क्षेत्रफल का जो आवेश होगा उसे रेखिक आवेश घनत्व कहेंगे। तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। अब आता है आपका तीसरा, आयतन आवेश घनत्व, सॉरी आयतन आवेश वितरण। अब वही एक विमीय हो गया, द्विविमीय हो गया, त्रिविमीय। अगर आवेश का वितरण त्रिविमीय, त्रिविमीय का मतलब आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अगर आवेश का वितरण किसी आयतन पर हो, अगर आवेश का वितरण किसी आयतन पर हो तो उसे अपन आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और आयतन आवेश घनत्व को वही एकांक लंबाई, सॉरी एकांक आयतन का आवेश, तो एकांक सॉरी आयतन आवेश घनत्व को अपन रो से व्यक्त करते हैं। ये एकांक आयतन के आवेश को प्रदर्शित करता है। आयतन आवेश घनत्व को अपन रो से व्यक्त करते हैं। रो बराबर होता है Q अपॉन V। यदि V बराबर कितना हो, 1 मीटर क्यूब हो, तब रो बराबर कितना हो जाएगा, Q। तब रो बराबर कितना हो जाएगा, Q। अर्थात एकांक आयतन का जो आवेश होगा, एकांक आयतन का जो आवेश होगा उसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अर्थात एकांक आयतन के आवेश को
अपन क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से व्यक्त करते हैं। तो एकांक लंबाई का आवेश हो गया, एकांक लंबाई का आवेश हो गया रेखिक आवेश घनत्व लैम्डा, एकांक क्षेत्रफल का आवेश हो गया पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, और एकांक आयतन का जो आवेश हो गया वो उसे बोलते हैं अपन रो आयतन आवेश घनत्व। तो ये तीनों चीजें आपको बहुत आगे जाके काम में आने वाली है, इस पर विशेष ध्यान रखें कि ये किसे कहते हैं। अब आगे अपन और देखते हैं। समझे अब आप इसको वापस आगे। अब अपने टॉपिक पे आएंगे अपन गाउस के नियम पर। गाउस का नियम, पहली बात तो आप ये समझ लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि गाउस का नियम जो होता है वो बंद पृष्ठ पर लागू होता है। पहली बात, खुले पृष्ठ पर लागू नहीं होता। पृष्ठ जो होना है वो बंद होना चाहिए। जैसे एक कमरा ले लिया, इस कमरे को पूर्णतः बंद कर दिया तो बंद पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कोई डब्बा ले लिया, उसको पूर्णतः बंद कर दिया तो बंद पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखें। पहली बात तो गाउस का नियम बंद पृष्ठ पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? बंद पृष्ठ पर। सबसे महत्वपूर्ण बात कि गाउस का नियम जो है वो बंद पृष्ठ पर लागू होता है, इसलिए मैंने सबसे पहली लाइन ये लिखी है, बंद पृष्ठ। मान लें क्या बोलता है गाउस का नियम, पहले समझें। मान लिया कि ये एक बंद पृष्ठ है। क्या है? ये एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश है सिग्मा क्यू। कितना है? सिग्मा क्यू। मैंने एक बंद पृष्ठ ले लिया और इस बंद पृष्ठ का आवेश, इस बंद पृष्ठ के द्वारा घिरा हुआ कुल आवेश सिग्मा क्यू है। अब गाउस क्या बोलता है? गाउस का बोलता है कि अगर मुझे इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना हो, विद्युत फ्लक्स मतलब फाई, पिछली क्लास में अपन ने देख लिया था कि मुझे क्या करना है, इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना है। क्या करना है? बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालना है। और यह बंद पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। काय में रखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र में। जब भी तो विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, सीधी सी बात है। तो अगर विद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ रखा हुआ है और उस बंद पृष्ठ से मुझे निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत का मतलब होता है गुजरने वाला, निर्गत का मतलब गुजरने वाला, कि मुझे इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो गाउस क्या बोलता है कि विद्युत क्षेत्र में अगर कोई बंद पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र में अगर कोई बंद पृष्ठ रखा हुआ है तो उस बंद पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होगा, किसी भी बंद पृष्ठ से अगर मुझे निर्गत या गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो यदि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमको निकालना है तो गाउस कहता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। वापस समझ लें, गाउस क्या कहता है कि अगर विद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ स्थित है और इस बंद पृष्ठ से आपको, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला अगर आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है तो विद्युत फ्लक्स जो होगा वो उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू एवं एप्सिलॉन जीरो के मान पर निर्भर करेगा। अब एप्सिलॉन जीरो जो होता है वो तो नियतांक है, इसका मतलब फाई का मान जो होगा वो किस पर निर्भर करेगा? सिग्मा क्यू पर, मतलब कुल आवेश पर। अगर मैं बोल दूं कि ये सिग्मा क्यू आवेश है, ये पृष्ठ है, मैं बोल दूं कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने दुगना कर दिया, तो गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गाउस के नियम के अनुसार, ध्यान रखें भाई, गाउस के नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश के मान पर निर्भर करता है, बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है इस बात पर उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निर्भर करेगा।
परंतु अगर आपने इसका आकार बढ़ा दिया तो चाहे आप आकार कितना ही बढ़ा दे, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, बंद पृष्ठ के आकार या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह बात आप अच्छी तरह ध्यान रखें। अब देखें आगे समीकरण नंबर, आपने इसको 1 डाल दिया है, ठीक है। चूंकि K = होता है 1/4πε0, इसलिए ε0 बराबर होगा 1/4π K। इसलिए आगे इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, सिग्मा Q अपॉन ε0 की जगह मान रखें 1/4π K और 4π K को ऊपर ले आए तो 4π K सिग्मा Q। ये आपका दूसरी समीकरण आ गई, ठीक है। एक आपने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी थी, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, परिभाषा भी पढ़ाई थी मैंने, परिभाषा में मैंने पृष्ठ के लिए बताया था, फाई = होता है E.ds, समाकलन E.ds। समीकरण नंबर 3, इन दोनों समीकरणों को आपस में बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा, E.ds बराबर सिग्मा Q अपॉन ε0। आवश्यकता के अनुसार इसको काम में लिया जाएगा, इस फॉर्मूले को, इस पोजीशन को भी, तो आप इसको भी ध्यान रखें। न्यूमेरिकल करते वक्त आप इस फॉर्मूले को लगाने की बजाय इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, थोड़ा आसान होगा, क्योंकि ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12, तो वो नीचे आएगा तो इसमें भाग लगाना पड़ेगा, जबकि K का मान होता है 9 × 10⁻9 Nm²/कूलम्ब², तो ये गुणा में रहेगा, थोड़ा आसान होगा। तो न्यूमेरिकल में जब भी आप फॉर्मूले का यूज करें तो इसका फॉर्मूले का यूज करें, फॉर न्यूमेरिकल। मैंने आपको न्यूमेरिकल के लिए बनाया है ये फॉर्मूला, काम तो आपका इससे भी चल जाता, परंतु ये न्यूमेरिकल में थोड़ा सा आसान हो जाता है, गुणा भाग में समय कम लगता है, इसलिए इस फॉर्मूले का आप उपयोग कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात आप यह समझ लें कि पहली बात कि गाउस का नियम जो होता है, गाउस का नियम जो होता है वो गाउस का नियम जो होता है वो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश पर निर्भर करता है, कि बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बंद पृष्ठ का आकार या क्षेत्रफल कितना है, मतलब बंद पृष्ठ की आकृति एवं क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो बंद पृष्ठ के आकार एवं क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, वो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के मान पर निर्भर करता है, ठीक है भाई। अगर विद्युत फ्लक्स का मान आपका धनात्मक प्राप्त होता है, ध्यान रखें, अगर विद्युत फ्लक्स का मान आपके पास धनात्मक प्राप्त होता है तो इसका अर्थ यह होता है कि विद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही हैं। वापस समझें, अगर विद्युत फ्लक्स आपके पास धनात्मक प्राप्त होता है तो आप इसका अर्थ ये निकालेंगे कि विद्युत बल रेखाएं जो हो रही है वो बंद पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही हैं। अगर विद्युत फ्लक्स का मान आपके पास ऋणात्मक आता है तो आप इससे ये स्पष्ट होगा आपको कि इस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं जो हो रही है वो बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं। धनात्मक है तो बाहर निकल रही है, ऋणात्मक है विद्युत फ्लक्स तो विद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं। और यदि विद्युत फ्लक्स का मान शून्य है तो इसका यह अर्थ होता है कि जितनी विद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर हैं उतनी ही विद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ के बाहर है, तो विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। तो 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार एवं क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ये बंद पृष्ठ
के अंदर उपस्थित कुल आवेश के मान पर निर्भर करता है। दूसरी बात, विद्युत फ्लक्स का मान अगर धनात्मक प्राप्त होता है तो आप इससे ये स्पष्ट होता है कि विद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही हैं। अगर विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है तो इसका अर्थ है कि विद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं। और यदि विद्युत फ्लक्स का मान शून्य प्राप्त होता है तो इसका अर्थ है कि जितनी विद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर जा रही है उतनी ही विद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन इससे संबंधित गाउस के नियम से। क्वेश्चन है, एक घन के केंद्र पर 6 माइक्रोकूलाम आवेश उपस्थित है। एक घन के केंद्र पर 6 माइक्रोकूलाम आवेश उपस्थित है तो घन के प्रत्येक फलक से निर्गत घन के प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कभी कभी कि एक घन के केंद्र पर 6 माइक्रोकूलाम का आवेश उपस्थित है तो घन के प्रत्येक फलक से, देखो इस बात को पकड़ना है आपको, प्रत्येक फलक से, ठीक है। तो अभी तो आप क्या करेंगे कि घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, पूरे घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और प्रत्येक फलक से निकालने के लिए चूंकि आपको पता है कि घन के अंदर 6 फलक होते हैं और आपको 6 फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकल जाए तो एक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए आप 6 का भाग लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे, घन से, क्वेश्चन नंबर हल, घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स, घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है 4 पाई के सिग्मा क्यू। घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स घन के प्रत्येक फलक से निर्गत, घन के प्रत्येक फलक से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर 4 पाई के सिग्मा क्यू अपॉन 6, ठीक है भाई। अब इसके मान रख दें अपन, 4 पाई का मान 3.14, के का मान 9 × 10 की घात 9, सिग्मा क्यू का मान है 6 माइक्रोकूलाम, तो 6 × 10 की पावर -6 बटा 6 से 6 कट गया। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप लिख देंगे, ठीक है। और इसका मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट इंटू मीटर। तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं और इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में कई बार पूछ भी लिए जाते हैं। बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं है इस न्यूमेरिकल में। अगला टॉपिक देखते हैं अपन, देखिए भाई,
क्वेश्चन बनता है कि गाउस का नियम किस पर लागू होता है, किस पर लागू होता है। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर में कि गाउस का नियम किस पर लागू होता है। तो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था सतत या सममित आवेश वितरण, मतलब जिन वस्तुओं पर आवेश का वितरण सतत या सममित रूप से होगा उन वस्तुओं पर गाउस का नियम लागू होगा। गाउस का नियम केवल अपन उन्हीं वस्तुओं पर लगाएंगे जो वस्तुएं संपूर्ण आवेश को ग्रहण करें, मतलब जिन पर आवेश का वितरण सतत या सममित हो। तो गाउस का नियम उन वस्तुओं पर लागू होता है जिन पर आवेश का वितरण सतत या सममित होता है। दूसरी बात कि गाउस का नियम और किस पर लागू होता है, गाउस का नियम उन वस्तुओं पर गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करने वाले बल क्षेत्रों पर भी लागू होता है। अब व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करने वाले बल क्षेत्रों का मतलब जिसमें बल जो होता है वो दूरी के क्या हो, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो। तो ऐसी जगहों पर, जैसे कूलाम का नियम अपन ने लगाया, तो ऐसी जगहों पर जो है गाउस का नियम लागू होता है। तो गाउस का नियम जो है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करने वाले बल क्षेत्रों एवं सतत या सममित आवेश वितरण पर लागू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि गाउसियन पृष्ठ किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है गाउसियन पृष्ठ किसे कहते हैं। गाउसियन पृष्ठ किसे कहते हैं। तो अगर ये जैसे 3 माइक्रोकूलाम का कोई आवेश है और इस आवेश को परिबद्ध करके मैं एक बंद पृष्ठ बना दूं, मैंने क्या किया, कोई आवेश है, इस आवेश को घेरकर मैंने एक बंद पृष्ठ बना दिया। ठीक है, तो इस बंद पृष्ठ को अपन गाउसियन पृष्ठ कहेंगे। किसी आवेश को परिबद्ध कर, मतलब पूरा घेरकर परिबद्ध कर खींचा गया बंद पृष्ठ क्या कहलाता है, गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझने वाली बात है। मैं आपको एक बात बोलूं कि एक बंद पृष्ठ से, समझना भाई, एक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 0 है। पहली बात तो गाउस का नियम होता है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। मैं बोलता हूं आपसे कि एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 0 है। सीधी सी बात, एक पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 0 है, मतलब उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 है। तो आप इससे यह स्पष्ट होता है आपको, या इससे आप यह आशय निकालेंगे कि उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। वापस क्वेश्चन समझे, अगर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 है तो आप इसका यह अर्थ निकालते हैं कि आप इसका यह अर्थ निकालेंगे कि बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है या बंद पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित हो सकता है। दोनों में से कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी ये समझे। विद्युत फ्लक्स का मान 0 है तो फाई बराबर, फाई का मान 0 तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा क्यू बराबर क्या होगा 0। सिग्मा क्यू होता है कुल आवेश। ध्यान रखें, अगर किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 0 है, अगर किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 0 है तो इससे यह स्पष्ट होगा कि उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश 0 है। समझ में आ रही बात। अगर किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 0 है तो इससे यह स्पष्ट होगा कि उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश 0 है, परंतु आप यह नहीं कह सकते कि उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं है। अगर ये बंद पृष्ठ है, इसमें एक आवेश है 3 माइक्रोकूलाम का, एक आवेश है -3 माइक्रोकूलाम का, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश तो है परंतु कुल आवेश कितना है 3 -3 0। तो अगर किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान 0 है तो इसका अर्थ यह होता है कि उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का मान 0 है। उस स्थिति में
बंद पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित हो भी सकता है और हो सकता है आवेश हो ही नहीं, तो हो सकता है कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी उपस्थित हो सकता। अब इसके पश्चात अपन गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे जो आपके अगली क्लास में होगी। थैंक यू।